लास्ट क्लास का जो होल्डिंग कंपनी था उसमें हम तुमको एक सम्स कराए थे जो बीकॉम में बहुत बार आया हुआ सम्स था, और उसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट्स वगैरह भी था, है ना, जो कि रिवैल्यूएशन को भी लेके था, रिवैल्यूएशन को लेके था, प्री पोस्ट को लेके था, लेकिन उसमें टाइम एडजस्टमेंट नहीं था। ठीक है, अब हम लास्ट क्लास जो सिखाए थे वो और आज जो सिखाएंगे वो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। मतलब क्या चाहिए, आज का क्लास करने के लिए तुमको लास्ट क्लास जो कराए थे वो तुमको चाहिए, तभी आज के क्लास समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। तो ये होल्डिंग कंपनी का दूसरा क्लास। सुनो, लास्ट क्लास में हम तुमको टाइम एडजस्टमेंट वाला सम्स नहीं कराए थे, लेकिन टाइम एडजस्टमेंट होता क्या है वगैरह वगैरह ये सब कुछ ही हम तुमको डिटेल्स में बताए तो जरूरी थे। आज का जो टॉपिक है वो देखो, ये एक ईयर है, ठीक है। ईयर स्टार्ट कब होता है, अप्रैल में, खत्म होता है मार्च में। कोई भी एक कंपनी, मतलब एक होल्डिंग कंपनी एक सब्सिडरी कंपनी को मान लो 1 अक्टूबर 2021 को खरीदा है, ठीक है। अब अगर 1 अक्टूबर 2021 को खरीदा, इसका मतलब ये कौन सा टाइम है, प्री वाला टाइम, और ये कौन सा टाइम है, पोस्ट। मतलब खरीदने से पहले प्री, खरीदने के बाद क्या है, पोस्ट। इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगा। खरीदने से पहले जो भी प्रॉफिट कमाता है उसको क्या बोलते हैं, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। खरीदने के बाद जो भी प्रॉफिट कमाता है उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिविडेंड का। ध्यान से सुनने का, डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कैसे करता है। कंपनी जब भी फाइनल अकाउंट बनाता है ना, तो फाइनल अकाउंट बन जाता है कंपनी का, उसके बाद वो कंपनी जो है ये डिक्लेयर करता है कि कितना % डिविडेंड देगा, क्योंकि इसमें बहुत लंबा टाइम लगता है। डायरेक्टर साइन करेगा, ये करेगा, वो करेगा, ठीक है। तो ये अगर मान लो 2021-22 है तो 1 अक्टूबर 2021 को, या फिर इसके बाद ही मान लेते हैं 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर 2021 को कंपनी डिविडेंड पे किया है। और ये कंपनी जो डिविडेंड पे किया है वो कौन सा ईयर का पे किया है, 2021 का पे किया है। मेरा क्वेश्चन तुम ठीक से समझ नहीं रहा है। हम तुमको बोल रहे हैं ईयर कौन सा चल रहा है, 21-22। डिविडेंड कौन सा साल का दिया जा रहा है, 2021। अब समझ में आ रहा है बात कि कहां फोकस चाहिए। ईयर क्या चल रहा है, 21-22, बट डिविडेंड दे रहा है पिछले साल का। अगर ये पिछले साल का डिविडेंड है तो बताओ ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में जाना चाहिए या पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में जाना चाहिए। ऑब्वियसली प्री में जाना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है, वो पिछले साल का डिविडेंड है, तो वो कहाँ से माइनस होगा, प्री एक्विजिशन से ही माइनस होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम शेयर्स खरीदे कब है, हम सब्सिडरी कंपनी को कब खरीदे हैं, 1 अक्टूबर 2021। अब 1 अक्टूबर 2021 को तो मान लो हम इसका 90% शेयर्स खरीद लिए। इसका मतलब जब ये डिविडेंड देगा, मान लो 1 लाख रुपया डिविडेंड दे रहा है, तो 1 लाख का 90% शेयर्स तो हम अकेले होल्ड करते हैं। बात समझ में आ रहा है, बात हम क्या बोल रहे हैं कि 1 लाख डिविडेंड किसको दिया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है, लेकिन इसका जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो अकेला हम कितना % है, 90%। तो इसका मतलब ये जितना भी डिविडेंड देगा उसका 90% तो किसको मिलने वाला है, मेरे को खुद को मिलने वाला है। अब ये जो 90% मिलेगा, तुम थोड़ा सा सोचो, ध्यान से सोचो, ये तो अचानक से प्रॉफिट वाला बात नहीं हो गया कि जो हम खरीदे हैं अब ये डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है, ये चीज हमको मिलने वाला नहीं था, ये मेरा प्रॉफिट थोड़ी ना है। हम तो कब खरीदे हैं इस कंपनी को, 21-22 में। हम तो इसका मालिक कब बने हैं, 21-22 में। और ये डिविडेंड कौन से साल के दे रहा है, 20-21 में। 20-21 का डिविडेंड दे रहा है, तो 20-21 का हम मालिक थोड़ी ना थे।
2021 में जो ये शेयर्स का मालिक हुआ होगा उसको वो डिविडेंड मिलना चाहिए था, बट आज की डेट पे तो मेरे नाम पे है, तो मिलेगा किसको? मेरे को, सीधा बात है, मेरे को मिलेगा। तो ये एक एबनॉर्मल गेन हो जाता है। इसलिए अगर ऐसा कोई डिविडेंड है जो पिछले सालों का दिया जा रहा है बट मिल रहा है तुमको, तो जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है ना, जब हम लोग गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालते हैं, वो पूरा एनालिसिस और शेयर होल्डर फंड बना के कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, वो जो एनालिसिस ऑफ गुडविल कैपिटल रिजर्व जहाँ निकलता है वहाँ से माइनस हो जाएगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से। जो भी डिविडेंड मेरे को मिलेगा वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से हम लोग क्या करने वाले हैं? माइनस करने वाले हैं। और सीधा बात है कि ये प्री एक्विजिशन पिछले साल का डिविडेंड है, मतलब ये माइनस भी कहाँ से होना चाहिए? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से माइनस होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और रिवैल्यूएशन वाला बात तो हम तुमको बता ही दिए थे। अब चलो एक बार रिवैल्यूएशन में आज जो हमको टॉपिक चाहिए वो हम पहले बता देते हैं। रिवैल्यूएशन में सपोज एक एसेट है जो जिसका बुक वैल्यू तुमको यहाँ बोल देगा 3 लाख, स्टार्टिंग में कितना, 1 अप्रैल को कितना है? 3 लाख। और यहाँ पे बोल दिया कि उसी का कितना है, उसी एसेट्स का बुक वैल्यू कितना है? 2,70,000। लेकिन जिस दिन शेयर्स खरीदा जा रहा था उस दिन इसका रिवैल्यूएशन हुआ। अब रिवैल्यूएशन होने के कारण मान लो इस एसेट्स का वैल्यू कितना बन गया है? 4 लाख। ठीक है, अब ध्यान से अगर सोचें, 3 लाख था, वैल्यू चेंज हो रहा है, 3 लाख का एसेट्स कितना का बन गया? 2,70,000। 3 लाख का एसेट कितना का बन गया? 2,70,000। कितना कैसे घट रहा है? 30,000। यानी डिप्रिसिएशन है, कितना डिप्रिसिएशन है? 30,000 का डिप्रिसिएशन है। तो 30,000 का डिप्रिसिएशन है, जबकि वो एसेट्स कितना का था कितना का? तो यानी कितना परसेंट डिप्रिसिएशन है? 10%। डिप्रिसिएशन कितना है? 10%। ठीक है, तो मेरा काम ये रहेगा कि इस डेट से पहले इस डेट को जाना है जिस दिन शेयर्स खरीद रहा है। मैं 3 लाख का 10% जितना महीना का डिप्रिसिएशन होगा वो माइनस करके उसको कंपेयर करेंगे। पहले वहां से हमको फाइंड करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या फिर रिवैल्यूएशन लॉस, कुछ भी हो सकता है, बट जो भी होगा सोचो तो यहां से यहां तक का तुम निकाल रहे हो तो ये तो प्री में ही है। और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या फिर लॉस हमेशा प्री में जाएगा। ये बात तुम गांठ बांध के रख लो कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या फिर रिवैल्यूएशन लॉस हमेशा कहाँ पे जाएगा? प्री में ही जाएगा। जैसे ये पिछले साल का जब जब डिविडेंड देगा तब तब वो पक्का प्री में ही जाएगा। ये सब हमेशा प्री में ही जाएगा। लेकिन जो अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, मतलब एसेट्स का वैल्यू क्या है? ज़्यादा। एसेट्स का अगर वैल्यू ज़्यादा है तो डिप्रिसिएशन भी क्या होगा? ज़्यादा। रिवैल्यूएशन जिस दिन तुम खरीद रहा है उस दिन हो रहा है, इसका मतलब पक्का डिप्रिसिएशन जो होगा वो हमेशा क्या होगा? आने वाला दिन में होगा। मतलब एसेट्स खरीदने के बाद में डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन होगा, मतलब शेयर्स खरीदने के बाद, यानी एक्स्ट्रा जो डिप्रिसिएशन होगा, एडिशनल डिप्रिसिएशन जो होगा वो हमेशा कहाँ जाएगा? पोस्ट में। अगर हम तुमको बोले कि 99.99% केसेस में तुमको हमेशा यही मिलने वाला है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्या होगा? प्री। उसके ऊपर एडिशनल डिप्रिसिएशन या फिर सेविंग्स इन डिप्रिसिएशन भी हो सकता है। अगर लॉस हो गया तो सेविंग होगा, तो वो कहाँ जाएगा? हमेशा पोस्ट। याद रहेगा? फिलहाल में लिखवाना पड़ेगा क्या ये सब बात? एक काम करो, लिखो तो। नंबर 1 रिमेंबर बोल के लिखो। रिमेंबर बोल के लिखो। नंबर 1 डिविडेंड डिक्लेयर फॉर पास्ट ईयर्स डिविडेंड डिक्लेयर्ड फॉर पास्ट ईयर्स will be deducted from pre-acquisition profit, will be deducted from pre-acquisition profit।
will be deducted from pre-acquisition profit. Number 2, this pre-acquisition profit. Number 2, this pre-acquisition profit ब्रैकेट में लिख लेना, that is dividend should be deducted, ब्रैकेट क्लोज करके लिखना, should be deducted from cost of investment, should be deducted from cost of investment, should be deducted from cost of investment. Number 3, revaluation profit or loss, revaluation profit or loss is adjusted, revaluation profit or loss is adjusted with pre-acquisition profit only, with pre-acquisition profit only, but additional depreciation or savings in depreciation, or additional depreciation or savings in depreciation will be adjusted with post acquisition profit, will be adjusted with post acquisition profit. चलो अब जो आज सम्स दिए हैं तुमको उस सम्स पे चलते हैं। 2016 का क्वेश्चन है ये 2016 में आ गया था क्वेश्चन, तो हम तुमको अभी तक कंसेप्ट्स दे दिए, अब थोड़ा सा सम्स के साथ दिखाते हैं कि ये सब क्या होता है और कैसे किया जाता है। 2016 का क्वेश्चन में चलो, दूसरा क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें 2016 बोल रहा है, ध्यान से देखो तो क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। एक बैलेंस शीट दिख रहा है, द स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एस लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2015 स्टूड एज फॉलो। मिला सबको? अब देखो तुमको दो बैलेंस शीट दिया हुआ है, एक एच का है एक एस का है। अब फटाफट ये देखो पहले कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, फटाफट खोजो। इन्वेस्टमेंट कितना का है, एच में खोजो, इन्वेस्टमेंट दिख रहा है क्या? इन्वेस्टमेंट दिखा सबको? देखो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ एस लिमिटेड दिखा, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ एस लिमिटेड एसेट्स में 6,45,500 मिला सबको, 6,45,500 एसेट्स में, ठीक है। तो यानी कि जब एस लिमिटेड शेयर्स खरीद रहा था एच लिमिटेड का, तो कितना में खरीदा है? 6,45,500 में खरीदा है, ठीक है। नीचे देखो एच लिमिटेड कितना शेयर्स खरीदा है, नंबर ए में एच लिमिटेड कितना शेयर्स खरीदा है? 32,000 मिला, 32,000 इक्विटी शेयर्स खरीदा है 10 रुपया वाला। लेकिन शेयर्स यानी टोटल था कितना? बैलेंस शीट में जाओ तो, बैलेंस शीट में जाके देखो तो एस लिमिटेड का टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 4 लाख। और कितना का शेयर्स है? 10 रुपये का है ना शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एस 40,000 हो जाएगा, 4 लाख डिवाइडेड बाय 10। अब ये खरीदा कितना है? शेयर्स एक्वायर्ड बाय एच, एच कितना शेयर्स खरीद लिया? एक्वायर्ड बाय एच 32,000 खरीदा है ना, तो 32,000। तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना परसेंट खरीद लिया? इसका मतलब 32,000 डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू 100। जब नंबर ऑफ शेयर्स रहेगा तो ऐसे करके निकालना है, कभी परसेंट दे भी देगा नहीं भी देगा, कोई ठीक नहीं है। तो परसेंटेज अगर नहीं दिया रहेगा तो ऐसे करके निकालना है कि टोटल जितना, ऐसे आता ही होगा जैसे परसेंटेज निकलता है, और क्या टोटल शेयर्स जो है वो उससे डिवाइड होगा, जितना शेयर्स तुम खरीदा है उससे जो वो ऊपर में रहेगा न्यूमरेटर में। तो ये कितना परसेंट आ गया?
80%, यानी कि हमको यहाँ से ये पता चल गया कि होल्डिंग कितना परसेंट है, 80% ऑफ होल्डिंग है। ठीक है, 80% ऑफ होल्डिंग है इस कंपनी का। लिखेगा, ठीक है, मेरे साथ ही लिखते रहना। ये मेरा पहला वर्ग नोट पता चल गया कि 80% होल्डिंग है। एच लिमिटेड जो है वो 80% शेयर्स खरीदा है। लिख लिया। अब देखो नंबर बी, द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एस लिमिटेड शोड अ प्रॉफिट ऑफ ₹60,000। नंबर बी पढ़ रहे हैं, ठीक है। नंबर बी में बोल रहा है कि 60,000 रुपया प्रॉफिट कमाया, और ये प्रॉफिट कब कमाया है, 1/4/2014। आउट ऑफ विच, अब उसी प्रॉफिट में से कितना परसेंट डिविडेंड डिक्लेयर किया है, 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया। वो भी कब, कौन सा ईयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, 13-14 का। मिला सबको, कौन सा ईयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया, 13-14। मेरा ईयर कौन सा चल रहा है, 40-50। डिविडेंड कौन सा ईयर का डिक्लेयर किया, 13-14, मतलब लास्ट ईयर। कहाँ से माइनस होना चाहिए, प्री से। ठीक है, आगे बढ़ते। द प्लांट एंड मशीनरी ऑफ एस लिमिटेड, प्लांट एंड मशीनरी एस लिमिटेड का जो साल का स्टार्टिंग में 3 लाख का था, विच स्टूड ₹3 लाख ऑन 1/4/2014। साल के स्टार्टिंग में मशीन 3 लाख का था, और वो मशीन जिस दिन शेयर्स खरीदा जा रहा था, मतलब जिस दिन होल्डिंग कंपनी खरीद रहा था, उस दिन उस एसेट्स का वैल्यू कितना था, 3,60,000 ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन बाय एच लिमिटेड। और ये पक्का रिवैल्यूएशन अगर क्वेश्चन में रहा ना, तो जिस दिन शेयर्स खरीद रहा है उसी दिन का रिवैल्यूएशन दिया हुआ रहेगा पक्का, वरना वो रिवैल्यूएशन का लाइन का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो ये याद रखना, वो हमेशा वैसे ही दिया रहा है। ठीक है, तो सम्स करने के टाइम देख लेंगे। सन्डी डेटा के ईटर में वो है जो आपस में इंक्लूड है, वो तो सेट ऑफ कर देंगे 14,000, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देखते हैं। नंबर डी, चलो सम्स बनाते हैं। हेडिंग बना, एनालिसिस ऑफ शेयर होल्डर फंड। एनालिसिस ऑफ शेयर होल्डर फंड, एनालिसिस ऑफ शेयर होल्डर फंड, एनालिसिस ऑफ शेयर होल्डर फंड, एनालिसिस ऑफ शेयर होल्डर फंड। हम एक तरफ पर्टिकुलर्स रख लिए, इधर प्री रख लिए, इधर पोस्ट रख लिए, यहाँ पे टोटल कर सकते हैं। पर्टिकुलर्स, प्री, पोस्ट एंड टोटल। ठीक है, अब फटाफट देखो। इक्विटी शेयर कैपिटल देखो तो एस लिमिटेड, याद रखना हम लोग सिर्फ एस लिमिटेड से मतलब, अभी जो भी करेंगे सिर्फ एस लिमिटेड का करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल खोजो, एस लिमिटेड का कहाँ दिख रहा है तुमको, जाओ क्वेश्चन में जाओ, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल एस का कितना है, 4 लाख, 4 लाख, तो 4 लाख है। लेकिन मेरे को जो डेट दिख रहा है वो कौन सा डेट दिख रहा है, 31 मार्च 2015, यही दिख रहा होगा ना। बैलेंस शीट का डेट क्या है, 31 मार्च 2015, जब ईयर खत्म हो रहा है। 31 मार्च 2015 को मेरे पास कितना का शेयर्स है, 4 लाख। लेकिन जब एडजस्टमेंट हम लोग पढ़े, तब क्या बीच में ऐसा कुछ बोला था कि शेयर्स इशू किया है, बोनस शेयर्स है, ऐसा कुछ बोला है नहीं। यानी अगर साल के लास्ट में 4 लाख है, तो साल के स्टार्टिंग में भी कितना हुआ होगा, 4 लाख ही हुआ होगा। तो हम प्री में भी 4 लाख लिख दिए, 4 लाख 4 लाख। उसके बाद देखो बैलेंस शीट में रहो, बैलेंस शीट में देखो उसके बाद क्या दिख रहा है, जनरल रिजर्व दिख रहा है क्या, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व है कितना है, जनरल रिजर्व 2, सिर्फ 2 लाख। एस का देखना है, एस का 2 लाख। लेकिन नीचे में देखो कुछ बोला है जनरल रिजर्व के बारे में कि ईयर का स्टार्टिंग, जैसे पीएल के बारे में देखो, पीएल के बारे में बोला है कि 1 अप्रैल को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इतना रुपया था। वैसे क्या जनरल रिजर्व के बारे में बोला है, नहीं।
और ऐसा हम लोग सम्स बनाए भी है जिसमें बोलता है तो हम लोग लिखते हैं ना डिफरेंस, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन बैलेंस शीट में तुमको जनरल रिजर्व दिख रहा है, तो जितना जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में है वो पूरा का पूरा जनरल रिजर्व प्री में जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि साल के बीच में कोई भी जनरल रिजर्व क्रिएट नहीं किया गया है। ठीक है, बात समझ में आता है। तो बैलेंस शीट में मेरा जनरल रिजर्व कितना दिख रहा है, 2 लाख। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखे 2 लाख जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व पहले यहाँ लिख दिए हम 2 लाख, और फिर यही 2 लाख यहाँ पे भी आएगा सेम, यानी पोस्ट में कुछ नहीं जाएगा, जनरल रिजर्व का पोस्ट में कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि जनरल रिजर्व क्रिएट नहीं हुआ है इस साल। ठीक है, अब चलो पीएल अकाउंट में चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखो तो साल की स्टार्टिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना था, साल के स्टार्टिंग में कितना था, 1,64,000 साल के स्टार्टिंग में। मेरे को लग रहा है कि तुम गलत बोल रहे हैं, 60,000 मेरे को लग रहा है साल के स्टार्टिंग में हम बोल रहे हैं। 1,64,000 आई थिंक तुम बैलेंस शीट का देख के बोल रहा है, बैलेंस शीट का तो ही ना चाहिए, बैलेंस शीट का में जो भी दिया वो तो क्लोजिंग है। हम बोल रहे हैं ओपनिंग कितना है वो देखो, पॉइंट नंबर बी में देखो 60,000 मिला सबको। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एस लिमिटेड शोड अ प्रॉफिट ऑफ 60,000 ऑन 1 अप्रैल 2014। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लो लिख दिया हम पीएल अकाउंट। लेकिन सुनो, पीएल अकाउंट में था कितना, 60,000। ठीक है, अब इसमें से कितना परसेंट डिविडेंड डिक्लेयर कर चुका है वो लोग, 10%। तो 10% किसका, हमेशा इक्विटी शेयर कैपिटल का, हमेशा इक्विटी शेयर कैपिटल का। अब खोजो, एस लिमिटेड डिक्लेयर कर रहा है तो एस लिमिटेड का इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, एस लिमिटेड का इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 4 लाख। तो 4 लाख का 10% कितना आएगा, 40,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना था, 60। कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, 40। तो 40 माइनस होगा, यानी कि बचेगा कितना, 20। तो प्री में कितना जाएगा, 20। अब हमको ये बताओ कि बैलेंस शीट में पीएल कितना दिख रहा है तुमको। अब बैलेंस शीट का पीएल बताओ कि बैलेंस शीट का पीएल कितना है, 1,64,000। तो 1,64,000। अब हम यहां पे लिखेंगे 1,64,000। अब सोचो, अगर प्रॉफिट एंड लॉस में 1,64,000 ही तो 3 होता है, 1,64,000 ही तो। अच्छा, एस लिमिटेड देखना है, ये देखो 20,000, पीएल में कितना था, 20, इधर कितना था, 1,64,000। अब सोचो, ईयर के स्टार्टिंग में है 20, ईयर का लास्ट में है 1,64,000, तो तुम कितना रुपया का प्रॉफिट कमाया है, 1,44,000। अगर 20,000 का प्रॉफिट है, तुम्हारे पास था 20,000 रुपया था, और पता चल रहा है साल की लास्ट में 1,64,000 रुपया है, तो इसका मतलब तुम पूरा साल में कितना रुपया कमाया, माइनस कर देंगे 1,44,000, यानी कि 12 महीना काम करके हम लोग पीएल में कितना कमाए हैं, 1,44,000। ठीक है, ये सब कुछ पीएल का ही है कि ठीक है, क्योंकि जर्नलिज्म में कुछ तो था ही नहीं, कि मेरा सिर्फ पीएल बन रहा है, 1,44,000। चलो ये भी ठीक है। अब क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन खोजते हैं कि रीवैल्यूएशन कहाँ है। खोजो, कौन सा पॉइंट में रीवैल्यूएशन के बारे में लिखा हुआ था, पॉइंट नंबर सी में जाओ, देखो क्या बोल रहा है। द प्लांट एंड मशीनरी ऑफ एस लिमिटेड, मिला सबको, द प्लांट एंड मशीनरी ऑफ एस लिमिटेड विच स्टूड एट ₹3 लाख ऑन 1 अप्रैल 2014 was considered worth ₹3,60,000 on the date of acquisition। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये लो हम एक वर्किंग नोट ऐसे करके बना देते हैं, लेकिन ये वर्किंग नोट तुम लोग मतलब थोड़ा जगह छोड़ के बनाएगा, क्योंकि ये तो आगे और बनेगा ना अभी, तो थोड़ा जगह छोड़ के बनाना, ठीक है। हम यहाँ बना रहे हैं क्योंकि हम फिर मिटा देंगे।
देखो एनालिसिस, ये तुम्हारी रिवैल्यूएशन क्या बोल रहे हैं मेरा क्वेश्चन, कि एक एसेट है जो 1 अप्रैल 2014 में कितना रुपए का था, 3 लाख का था। अब चल जाओ फटाफट बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में जाके खोजो कि प्लांट एंड मशीनरी कितना का था। 3 लाख का प्लांट एंड मशीनरी कितना का हो जा रहा है, ये लो, यानी ये तो वही फिगर आ गया पूरा का पूरा सेम। कितना का डिफरेंस है, 30,000। यानी रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अगर हम बात करें तो 30,000 डिप्रिसिएशन है। मशीन का वैल्यू, ओपनिंग वैल्यू कितना था, 3 लाख इंटू 100, मतलब कितना परसेंट ऑफ डिप्रिसिएशन है, 10% ऑफ डिप्रिसिएशन है। ठीक है, अब ये देखो तो फटाफट तुम लोग बोलो कि शेयर्स कितना तारीख को खरीद रहा है। देखो शेयर्स कितना तारीख को खरीदा था, एच लिमिटेड का शेयर्स कितना तारीख को खरीदा था, 1 अक्टूबर 2014। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर 2014 कहीं ना कहीं बीच में है। इस दिन, जिस दिन खरीद रहा था, उस दिन इस एसेट्स का वैल्यू कितना था, 3,60,000। तो 3,60,000। ये तो झमेला हो गया। अब जैसे हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे, देखो कैसे कैलकुलेशंस होगा। पहले इस डेट से इस डेट पे जाओ, उसके बाद यहां से रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या फिर रिवैल्यूएशन लॉस का कैलकुलेशन होगा। ये यहीं से माइनस प्लस मत करने लगना, ठीक है। तो यहां पे एसेट्स कितना का था, 3 लाख। कितना महीना बनता है, अप्रैल से अक्टूबर, 1 अक्टूबर, यानी अक्टूबर नहीं लेंगे, 1 अक्टूबर है, छोड़ दो। अप्रैल से सितंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना बनता है। तो 6 महीना का डिप्रिसिएशन होगा। यानी कि जो मशीन है उसका बुक वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1/4/2014 कितना रुपए का था, मशीन 3 लाख। अब अक्टूबर पे जाने के लिए मुझे 6 महीना का डिप्रिसिएशन माइनस करना है, मतलब माइनस डिप्रिसिएशन, 3 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, मतलब कितना हो जाएगा, 15,000। माइनस करके कितना आएगा, 2,85,000। ये बुक वैल्यू है। लेकिन उसी मशीन का मार्केट वैल्यू कितना है, फटाफट खोजो। 1 अक्टूबर को उसका मार्केट वैल्यू कितना था मेरा क्वेश्चन में, 3,60,000। तो 2,85,000 का है, बट उसका मार्केट वैल्यू है 3,60,000। यानी कितना का, ये तो प्रॉफिट है, ज़्यादा है ना मार्केट वैल्यू, तो प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 75,000 का, 75,000 का प्रॉफिट है। देखो पहले लो, टाइम लेके इस बात को समझो कि ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, समझ में आना ये सब चीज़ जरूरी है। एक बार देखो कि समझ में आया कि नहीं है। लिख लिया क्या, समझ में आया है तो पक्का, तो आगे बढ़ें, हम ये मिटा देंगे। लेकिन हाँ, हमको ये चाहिए कि मेरा रिवैल्यूएशन में कितना का प्रॉफिट है, 75,000 का प्रॉफिट। मेरा रिवैल्यूएशन में 75,000 का प्रॉफिट है, मुझे ये समझ में आना चाहिए।
डन, मिटाएं। नहीं, ये जो 3,60,000 है ये 1/10 का है। 1 अक्टूबर, हाँ क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा है तो पॉइंट नंबर सी क्या लिखा है, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन दिखा, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, तो एक्विजिशन क्या है, 1 अक्टूबर ही तो था, खरीदने वाला डेट, एक्विजिशन मतलब होता है खरीदने वाला डेट, तो खरीदने वाला डेट क्या था, 1 अक्टूबर। भैया, फोन में लेकिन क्वेश्चन कैसे दिखता है? 0 0 वो MS वर्ड है, इसे PDF में खोलो, PDF में, PDF में खोलेगा ना तब होगा उसमें, वो इसलिए दिखा रहा है। ये वो वर्ड में ही खुलेगा। PDF ऑप्शन नहीं है। हुआ, चलो देखो, इसको मिटा रहे हैं अब हम। मेरे को यहां से क्या चाहिए, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना है, 75,000, ठीक है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया 75,000। अब सुनो, एड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, देखो तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आया था हम लोग का, 75,000, तो पक्का प्री में ही जाएगा, हमेशा प्री में ही जाता है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 75,000। बस अब इसका टोटल करो, इसका टोटल, इसका टोटल, इसका नहीं चाहिए, 1,44,000, इसका टोटल देखो कितना आता है, $6,95,000, तो 6,95,000। अब इसमें से क्या करेंगे, ये देखो, ये जो डेट है, ये सब जो कैलकुलेशन है, ये प्री तो है, लेकिन ये कितना तारीख का है, 1 अप्रैल 2014 का, और हम लोग शेयर्स कब खरीदे थे, 1 अक्टूबर 2014, तो 1 अप्रैल से मुझे कहाँ जाना है, मेरा बात समझ रहा है ना, ये जैसे है, तो ये जो बैलेंस है ये कितना तारीख का है, 1 अप्रैल 2014। हम लोग एसेट्स कब, सॉरी शेयर्स कब खरीदे थे, 1/10/2014, तो मेरे को तो अप्रैल से कहाँ जाना है, 1 अक्टूबर तक, तो इसका मतलब 6 महीना है ना, 6 महीना, तो 6 महीना का क्या आना चाहिए, इसमें प्रॉफिट ऐड होगा, और यहाँ से 6 महीना का प्रॉफिट क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि ये 12 महीना का प्रॉफिट है, यहाँ का 12 महीना का प्रॉफिट किस में आना चाहिए, इसमें आना चाहिए, क्योंकि ये 12 महीना काम करके हम लोग प्रॉफिट कितना कमाए हैं, 1,44,000, एक इस 1,44,000 से 6 महीना का प्रॉफिट मतलब आधा कहाँ आना चाहिए, यहाँ, और आधा यहीं पे होगा, तो 6 महीना का प्रॉफिट हम यहाँ से निकालेंगे, इसी को बोलते हैं टाइम एडजस्टमेंट। चलो, तो टाइम एडजस्टमेंट, यहाँ से 72,000 माइनस, ये मत, ये 72, ये मत सोच लेना ये 72,000 हमेशा आधा करना है, ऐसा नहीं है, इंटू 6/12 करके आया इसके साथ, मतलब 1,44,000 इंटू 6/12 करके 72,000 आया है, अब वो वही 72,000 वहाँ से माइनस यहाँ पे प्लस, देखो कितना होता है, 7,67,000, और ये तो 72 ही होगा। अब जाके हम फाइनली बोल सकते हैं कि टोटल प्री कितना है, 7,67,000, और टोटल पोस्ट कितना है, 72। टोटल प्री 7,67,000, टोटल पोस्ट है 72,000। अब हम माइनस करेंगे, मेरा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है या रिवैल्यूएशन लॉस था, बताओ, प्रॉफिट, अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस होगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन लॉस होता तो प्लस हो जाता, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन,
एडिशनल नहीं, उसको बोलते सेविंग इन डेप्रिसिएशन। पिछले वाला में नहीं हुआ था वो चीज, आप जो कर रहे थे ना पिछले क्लास में ना, उसमें याद करो सारा का सारा इंफॉर्मेशन जिस दिन हम शेयर्स खरीद रहे थे उसी दिन का दिया हुआ था, इसलिए जरूरत नहीं पड़ा। अच्छा, एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन में क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन देखो तो फटाफट डेप्रिसिएशन, मेरा बात सुनेगा थोड़ा ध्यान से। हम लोग डेप्रिसिएशन कितना के ऊपर निकाल चुके हैं, 3 लाख। अब ना हम पोस्ट का बात कर रहे हैं, प्री का बात नहीं कर रहे हैं, मतलब 1 अक्टूबर के बाद का बात कर रहे हैं। अप्रैल से अक्टूबर का डेप्रिसिएशन 15,000 होता है और अक्टूबर से मार्च फिर से 6 महीना बनता है। तो वो लोग क्या किया होगा, 3 लाख का 10% इंटू 6/12, वो लोग क्या किया होगा डेप्रिसिएशन टोटल, वो लोग कितना कैलकुलेट किया होगा, 15,000। वो लोग तो 15,000 करके रखा है, लेकिन एक्चुअली उस मशीन का वैल्यू कितना था, 3,60,000। तो उसको क्या कैलकुलेट करना चाहिए था, 3,60,000 इंटू 10% इंटू 6/12, यानी कितना आ रहा है, 18,000। यानी डेप्रिसिएशन कितना देना चाहिए था, 18,000। डेप्रिसिएशन कितना दिया गया है, 15,000। भैया एक बार फिर से, ठीक, उन लोगों का बुक्स में मशीन 3 लाख का था, उन लोगों का बुक में मशीन कितना का था, 3 लाख। तो वो लोग डेप्रिसिएशन भी कितना के ऊपर चार्ज किया होगा, 3 लाख। अक्टूबर तक तो हिसाब क्लियर है, अक्टूबर तक का हिसाब क्लियर करके ही तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या फिर रिवैल्यूएशन लॉस निकाले हैं, इसलिए अक्टूबर तक का हिसाब क्लियर है। समझा बात, यही क्वेश्चन था ना तुम्हारा। तो अक्टूबर तक का क्लियर है हिसाब। अब अक्टूबर के बाद का हम बात कर रहे हैं, अक्टूबर से मार्च। अक्टूबर से मार्च जो है वो 6 महीना, तो वो लोग तो 3 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करके रखा है। तो 3 लाख का 10% इंटू 6/12, तो वो लोग कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुका है, 15। लेकिन हम लोगों के अकॉर्डिंग उस मशीन का वैल्यू कितना आ रहा है, 3,60,000। तो डेप्रिसिएशन इसके ऊपर होना चाहिए। अब इसके ऊपर हम हिसाब कर रहे हैं, तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, 18,000। अब सोचो, डेप्रिसिएशन 18,000 होना चाहिए, डेप्रिसिएशन कितना कर चुका है वो लोग, 15। तो हमको तो और 3,000 का डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा ना, 3,000 का डेप्रिसिएशन। तो ये हो गया एडिशनल डेप्रिसिएशन 3,000। 3 लाख तो 1,4 कुछ आ रहा, हाँ, 3,60 1,10 यस, तो डेप्रिसिएशन तो 3,60 गुड, वेरी गुड। अब बताओ तुम्हारा क्वेश्चन, तुमको हम गुड क्यों बोले, क्योंकि डेप्रिसिएशन ऐसे होता है, जनवरी का डेप्रिसिएशन जनवरी में, फरवरी का डेप्रिसिएशन फरवरी में, मार्च का डेप्रिसिएशन मार्च में। डेप्रिसिएशन तो 1 साल का चलता है। जैसे ही डेप्रिसिएशन 3 लाख के ऊपर तुम 10% करोगे ना, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन होता है। दैट मीन्स कोई भी कंपनी जब डेप्रिसिएशन चार्ज करता है तो 1 साल के लिए वो पूरा का पूरा स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में जो बुक वैल्यू होता है उसी के ऊपर पूरा साल भर चार्ज करता है। इसलिए वो लोग जो चार्ज किया होगा, उन लोगों का स्टार्टिंग में जो हुआ होगा बुक वैल्यू उसी के ऊपर चार्ज किया होगा, इसलिए 3 लाख के ऊपर ही किए। हम लोग के अकॉर्डिंग वो 3,60,000 है, वो भी कब है, जब हम लोग शेयर्स खरीदे हैं, इसलिए हम लोग इसके ऊपर जिस दिन शेयर्स खरीदे हैं उस दिन से एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज किया। ठीक है, चलो 69,000 क्लियर। यहाँ पे कितना है, ये तो ठीक ही है, 7,67,000। अच्छा, होल्डिंग कितना आया था, 80% आया था ना, एडिशनल डेप्रिसिएशन। अगर रिवैल्यूएशन लॉस होता तो एडिशनल डेप्रिसिएशन के बदले सेविंग इन डेप्रिसिएशन आता, और मैं जो माइनस कर रहा हूं वो माइनस की जगह क्या हो जाता, ठीक है। अच्छा, ये लिखा है क्या तुम लोग, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला ये वाला पार्ट लिखो ना, जल्दी लिखो। हम जो भी लिख रहे हैं उल्टा पुल्टा बात थोड़ी ना लिखेंगे, फटाफट लिखो जल्दी। तो वर्किंग नोट बनाने में इतना टाइम लग जा रहा है, समझा के करना पड़ रहा है ना, जल्दी जल्दी करो फटाफट।
आज जो गलती क्या है वो कल मत करके आना। हम बोलना क्या चाहते हैं, जो कल जब तुम आओगे तुम्हारे कॉपी में हम 2 सम्स एक्स्ट्रा दिखना चाहिए, और ये नया सम्स नहीं, यही 2 सम्स रहना चाहिए तुम्हारे कॉपी में बस। ये एडिशनल अगर इवैल्यूएशन लॉस हो जाता, डेप्रिसिएशन की जगह क्या आप बोले, सेविंग इन डिप्रिसिएशन होता, अगर लॉस होता तो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो यहाँ एडिशनल डिप्रिसिएशन ही होगा, रिवैल्यूएशन लॉस रहेगा तो यहाँ पे सेविंग इन डिप्रिसिएशन। डन, लिख लिया होगा अभी तक। अच्छा याद करो, हम लोग इस सम्स बनाने से पहले परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकाले थे, तो कितना परसेंट आया था होल्डिंग का, 80। तो होल्डिंग और ये माइनॉरिटी खोजो तो 80%, 7,67,000 का 80% निकालो, देखो कितना होता है। 7,67,000 का 80%, 6,13,600। माइनॉरिटी कितना आ रहा है, 153400, 5,52,100, मतलब 505200, मतलब 55,200 लाख बोल दे रहा है, 55,200, 13800। ठीक है, पहुंचे यहाँ तक सब। अब नीचे लिखो कैलकुलेशन ऑफ, नीचे तुमने नीचे लिखना, हम साइड में कर रहे हैं जिससे कि दिखे हमको भी थोड़ा बहुत। तुम लोग इसके नीचे करेगा, ठीक है। लिखो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अब क्वेश्चन में जाके देखो शेयर्स कितना में खरीदा था, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 6,45,500, तो लिखो 6,45,500, ठीक है। माइनस प्री वाला, देखो प्री वाला कितना था, 80% का वैल्यू कितना था होल्डिंग का, 80% का वैल्यू 6,13,600। देखो प्री एक्विजिशन नेटवर्थ 6,13,600, ये हो गया प्री एक्विजिशन। उसके बाद माइनस करो, याद है डिविडेंड, जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा, मतलब 40,000 रुपया डिविडेंड डिक्लेयर किया था तो ये लोग, लेकिन 80% तो मेरे को ही मिलेगा क्योंकि 80% तो शेयर्स हम ही खरीद के रखें, तो -32,000। माइनस करके देखो तो माइनस में आ रहा है या प्लस में आ रहा है, 6,45,500 माइनस 6,13,600 माइनस 32,000 माइनस 100, यानी कि कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व 100 रुपया, ये हो गया कैपिटल रिजर्व 100 रुपया, ठीक है। ये 80% की है 40,000 का। हाँ, तो जितना भी डिविडेंड दिया होगा वो उसका 80% तो मेरे को मिलेगा, उसका 80% शेयर्स कौन खरीद के रखा है, होल्डिंग ही तो खरीद के रखा है, ठीक है। उसके बाद हेडिंग बना माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अच्छा हम मतलब तुम लोग नीचे नीचे कैलकुलेशंस करेगा, हम साइड में यहीं पे कर रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट देखो तो कितना है, ये देखो यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आया था, प्री का कितना था 153,400, और पोस्ट का कितना था 13,800। ऐड करो, प्री एक्विजिशन 153,400
उसके बाद कितना था पोस्ट 13,800, ऐड करके कितना बोला 1,67200। तुम लोग के मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन प्रोडक्ट है तो इसलिए शायद नहीं आ रहा। चलो हम ही बता देते हैं मन का क्वेश्चन क्या आना चाहिए। तुम लोग के मन में ये आना चाहिए 80% तो चलिए होल्डिंग को मिल गया, वो अपना एडजस्ट कर लिया, बाद बाकी 20% का क्या, बाद बाकी 20% का क्या होगा। 20% तो माइनॉरिटी का था, तो वो लोग क्या करेगा, अज्यूम करेगा कि जो डिविडेंड है वो पेमेंट हो चुका है। जो डिविडेंड 40,000 था ना, 32,000 किसको मिला, होल्डिंग को, तो बाद बाकी 8,000 किसको मिलेगा, मतलब दूसरा शेयर होल्डर को। तो दूसरा शेयर होल्डर को जो 8,000 डिविडेंड मिला वो बैंक से पेमेंट हो चुका है, ये अज्यूम करेगा हमेशा। ठीक है, चलो ये हो गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल लिए, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाल लिए, और क्या चाहिए, CPL CGR चाहिए ना। CGR का तो जरूरत नहीं पड़ेगा, CPL का जरूरत पड़ेगा। एक तो रिजर्व एंड सरप्लस चाहिए, तो चलो डायरेक्ट रिजर्व एंड सरप्लस बना लेते हैं। लिखो तो रिजर्व एंड सरप्लस, सी मतलब कॉन्सोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। हम इसको मिटाते हैं और जगह नहीं, इसका जरूरत और पड़ेगा नहीं शायद। कॉन्सोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, कॉन्सोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, कॉन्सोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस खोजो फटाफट, जाओ होल्डिंग कंपनी में जाओ। होल्डिंग कंपनी का देखो तो जनरल रिजर्व खुद का कितना था, होल्डिंग कंपनी का जनरल रिजर्व 1,14,400। ठीक है, उसके बाद देखो होल्डिंग कंपनी का PL कितना था, और जनरल, अच्छा PL इतना है, ये लो PL कर ली। अब बताओ जनरल रिजर्व कितना है, 4,80,000। ठीक है, अब पोस्ट PL देखो तो, ये जो वर्किंग नोट बनाए थे इसमें देखो ये वाला होल्डिंग का पोस्ट PL 55,200, 55,200, और एक क्या था, कितना था 100। ठीक है, जस्ट सेकेंड, देखो ये हो गया क्या, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल लिए, ये हो गया CR, ऐड कर देना ना फटाफट, हाँ ऐड कर दो फटाफट। GR का लिख लिया, पोस्ट PL लिख लिया, पोस्ट GR था नहीं, कैपिटल रिजर्व लिख लिए, टोटल देख लो कितना होता है 649,700। ठीक है, ये हो गया रिजर्व सरप्लस। चलो बैलेंस शीट बनाए, तब फटाफट बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ फटाफट। ये तुम लोगों को मदद करना पड़ेगा क्योंकि वर्किंग नोट हम मिटा दे रहे हैं हम अपना, तो हमको दिखेगा नहीं, बुद्धि लगाएगा थोड़ा सा। क्या बोल रहा है, बुद्धि नहीं है, बैलेंस शीट तो बना लिए बोल रहे हैं ना, लाइन खींचे है ना, वही होगा। ध्यान से बढ़ना, पढ़ाई स्टार्ट कर दे, 1 महीना है अभी। चलो स्टार्ट करते हैं, फटाफट लिखो तो। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा, मतलब ऐसे तुम फॉर्मेट नहीं बना रहे, ठीक है, फॉर्मेट जैसे क्वेश्चन में दिया है ना, देखो एक एक हेडिंग करके, वैसे एग्जाम में बनाना, ठीक है, हेडिंग के अंदर अंदर करके। हम फटाफट बैलेंस शीट टैली करवा दे। इक्विटी शेयर कैपिटल देखो, सिर्फ H का लिखना है, H का कितना है 10 लाख, तो हम यहाँ पे लिख दिया 10 लाख। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, फटाफट खोजो तो रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग टोटल ये रहा कर ही चुके हैं, ये रहा 6,49,700, तो लिखो 6,49,700। रिजर्व एंड सरप्लस 6,49,700 लिखा। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 6,49,700। इसके बाद आता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब मुझे मेरा हेल्प तुम लोग करोगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का टोटल हम लोग कितना निकाले थे,
1,67,200, 1,67,200 ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट कर लिए। माइनॉरिटी इंटरेस्ट करने के बाद नॉन करेंट लायबिलिटी देखो, नॉन करेंट लायबिलिटी है क्या? नहीं है, छोड़ दो। तो नॉन करेंट लायबिलिटी मेरा क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। उसके बाद क्या है? करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी में क्या क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो लिख दो फटाफट शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोविंग, बोरोविंग, शॉर्ट टर्म बोरोविंग कितना है? 2 लाख, तो शॉर्ट टर्म बोरोविंग 2 लाख। उसके बाद क्या है? बिल पेएबल, ऐड कर दो दोनों को फटाफट। मतलब बिल पेएबल एक ही जन का है क्या? हाँ एक ही जन का है, 26,000 लिख दो, 26,000। उसके बाद क्या है? क्रेडिटर लिख दो ऐड करके। यहाँ पे डेटर के साथ एडजस्ट नहीं होगा क्योंकि वो बोला डेटर में है, पैसा भेज चुका है, तो डेटर में प्रॉब्लम है, क्रेडिटर में प्रॉब्लम नहीं है। ऐड कर दो तो दोनों को फटाफट। 1,79,600, 1,79,600। उसके बाद एसेट्स, एसेट एसेट्स में सबसे पहले है लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग तो ऐड करके लिख दो, 360 और 380 कितना हो जाएगा? 7,40,000, 7,40,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी में रिवैल्यूएशन था। एक बार पहले ऐड, एक बार रुको तो मेरा बात सुन लो, उसके बाद लिखना। प्लांट एंड मशीनरी में 4,80,000 और 2,70,000 दोनों को ऐड करो। 4,80,000 प्लस 2,70,000 मतलब हो जाएगा 7,50,000, है ना? तो ऐड करके आ रहा है 7,50,000। ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट पहले ऐड करोगे। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना था? 75 ही था ना? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 75,000। और जो एडिशनल डिप्रिसिएशन कितना था? 3। एडिशनल डिप्रिसिएशन देखो 3,000 था, तो वो 3,000 माइनस होगा, मतलब 7,50,000 प्लस 75,000, 8,25,000, 8,25,000 माइनस 3,000, 8,22,000। उसके इन्वेस्टमेंट तो जाएगा नहीं, अदर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जाएगा, अदर इन्वेस्टमेंट आएगा। $74,500। उसके बाद करेंट एसेट, तो करेंट एसेट्स में इन्वेंट्री, ऐड कर दो दोनों को, 2,20 और 80 कितना हो जाएगा? 3 लाख। इन्वेंट्री हो गया 3 लाख। उसके बाद क्या है? इन्वेंट्री के बाद है डेटर्स। $96,000 और $84,000 ऐड कर दो, 1,80,000। लेकिन सुनो, ऐड करके 1,80,000 आ रहा है तो माइनस करो 14,000। पॉइंट नंबर डी पर हो, डी। सन्ड्री डेटर ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड लोन टू एच लिमिटेड, मतलब लोन लिया था, एच लिमिटेड चेक सेंड कर दिया था लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं है चेक, मतलब इन ट्रांजिट होगा। तो डेटर से माइनस कर दिए, 1,80,000 माइनस 14 कितना होगा? 1,66,000। 1,66,000। उसके बाद क्या है? बिल रिसीवेबल, जितना है उतना लिख दो। बिल रिसीवेबल कितना था? 27,600,
27,600। उसके बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें एक काम करोगे, चेक जो भेजा है वो अभी भी रास्ता में है, ऐड करो पहले 30,400 प्लस 16,000, 46,400 प्लस 14,000 जो कैश इन ट्रांजिट अभी भी है, मतलब जो चेक भेजा था, चेक इन ट्रांजिट एक्चुअली में। तो 46 और 14 तो कितना हो जाएगा 60,400, यही हो रहा है ना 60,400, और तो कुछ नहीं है 60,400। देखो टोटल करो तो फटाफट, और तो कुछ बाकी नहीं है, आंसर तो सारा आया ही है, माइनर इंटरेस्ट आ ही गया, पुलिस दवा ही गया, टैली करो देखो कितना आ रहा है 32,000 का यहाँ पे ये वाला ही, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी तो 32,000 माइनस होगा, एच लिमिटेड का पीएल, या एच लिमिटेड का पीएल है तो 1,14,400, यहाँ से 32,000 माइनस होगा। अगर देखो नियम क्या है कि अगर क्लास स्टार्ट करने से पहले बोले थे कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड कहाँ से माइनस होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, थोड़ा माइनस किए ही हैं। देखो वर्किंग नोट में जाओ, अपना कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जाओ, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जाओ, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जाके देखो कि हम लोग माइनस किए हैं तो 32,000, लेकिन वो जो 32,000 वहाँ से तो माइनस हुआ तो ठीक है, लेकिन जो पीएल होता है, मतलब जो होल्डिंग कंपनी का जो पीएल है, ये 1,44,400, वहाँ से तो माइनस होगा, कितना माइनस होगा 32,000, क्योंकि वो लोग कहाँ इंक्लूड किया होगा पीएल में, लेकिन वो पीएल में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, कहाँ से माइनस होना चाहिए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, तो जहाँ से होना चाहिए वो तो कर ही चुके हैं, बट जहाँ इंक्लूडेड है वहाँ से हम लोग हटाए नहीं, यहाँ से वो माइनस कर दो तो 1,14,400 माइनस 32,000 यहाँ से, या फिर इसी में से तुम टोटल में से हम माइनस कर देते, माइनस प्री एक्विजिशन डिविडेंड 32,000, कितना हो जाएगा माइनस करने से 6,17,400, 6,17,700, मतलब इसको ठीक कर लेना, कहाँ गया 6,17,700। अब टैली करो कितना आ रहा है टोटल, कितना टाइम लग रहा है टोटल करने में, 2190 दोनों साइड तो नहीं चाहिए, 2190,500 टैली हुआ। ये 2016 का क्वेश्चन हम तुमको करा दिए, बस तुमको याद रखना है, तुम जब नेक्स्ट क्लास में आओगे तो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन कराया था और ये जो क्वेश्चन कराया था, ये दोनों मिला के ऑलमोस्ट सारा एडजस्टमेंट कवर्ड अप है, सिर्फ एक एडजस्टमेंट कवर्ड अप नहीं है, वो इक्विटी शेयर कैपिटल वाला, वो शायद आज तक आया भी नहीं है, वो आएगा भी नहीं। मतलब अगर तुम यही दो क्वेश्चन 2-3 बार 4 बार करके चल जाता है तो होल्डिंग कंपनी तुमसे हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, सबसे बड़ा बात ये है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ था। प्लांट इन्वेस्टमेंट में 3,000 रिवैल्यूएशन एडिशनल डिप्रिसिएशन प्लस जब करेगा तो एडिशनल डिप्रिसिएशन भी तो माइनस होगा, और वो 32,000 जो माइनस किए तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में भी तो माइनस, हाँ वहाँ भी माइनस हो, वहाँ पे माइनस होगा क्योंकि वहीं से माइनस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि वो लोग पीएल में ऐड किया होगा जब उन लोगों को डिविडेंड मिला होगा। अब पीएल में अगर ऐड किया होगा तो वहाँ पे तो ऐड नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग वहाँ से माइनस किया, दोनों से जगह से ही माइनस होगा, ठीक है। ये तो माइनस ही रहेगा ना हमेशा, जो 3,000 आप टेंट हमेशा लॉस होगा तो हाँ, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस, अगर
सेविंग इन डेप्रिसिएशन होता, रिवैल्यूएशन लॉस होता, तो ये वाला जो प्लस है ये प्लस क्या बन जाता माइनस, और ये क्या बन जाता प्लस, बस।